Today we have Ankit Anand with us, who has cleared the civil services examination this year. I welcome Ankit on behalf of SUNY IS. Hello, Ankit. Thank you, ma'am. And very warm welcome to SUNY IS and congratulations. Thank you so much, ma'am. और जो आपने अचीवमेंट किया, ये बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट रहा है आपका. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So today's discussion will be focused upon अंकित की जो जर्नी रही है. अंकित की जर्नी कैसे रही है, अंकित ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया और क्या नहीं करना चाहिए, ये अंकित से जानते हैं कि अंकित ने तैयारी कैसे की और अंकित इसके बारे में हमें और बताएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन अंकित के साथ. Yes, ma'am. So अंकित, अब आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है. Yes, ma'am. बट दिस इज 2025. Yes, ma'am. थोड़ा सा बैक में चलते हैं. जब ये जर्नी स्टार्ट की, वो क्या टाइम पीरियड था अंकित जब तुमने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करना है, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है? कब आपने डिसाइड किया पहली बार कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है? यस मैम, ये मेरा डिसीजन मैंने कॉलेज में ही सोच लिया था कि मैं सिविल सर्विस में का प्रिपेयर करूंगा मैम. और मैं 2018 में मैम पास आउट हुआ. उसके बाद लेकिन उस टाइम में मेरा एक कंपनी यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था. तो मैं उसमें 1.5 साल जॉब किया. लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि हाँ, सिविल सर्विस का करना है. तो फिर 1.5 साल बाद मैंने फाइनली सोचा 2019 एंड में कि अब चलो फाइनली यूपीएससी का करता हूँ तैयारी. तो मैं यहाँ दिल्ली 2020 के राउंड में मैम यहाँ दिल्ली आया था प्रिपेयर करने के लिए. तो मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट 2020 वाला दिया था मैंने मैम. तो जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मैम, लेकिन उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ था मैम. लेकिन फिर मैम मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया तो उसमें मैंने मेंस तो क्लियर कर लिया, लेकिन मैम इंटरव्यू देने के बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हो पाया था मैम. तो ये मेरा स्टार्टिंग का जर्नी था. लेकिन मैम उसके बाद ऐसा सेटबैक हुआ कि मैम मैं बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया, थर्ड अटेम्प्ट में और फोर्थ अटेम्प्ट में मैम. तो वो मैम मुझे लगा था ये फील्ड छोड़ने तक का मैं प्लान बना लिया था मैम. लेकिन फिर वही मैम फैमिली का सपोर्ट और कुछ टीचर लोग से बात करके मैम, जैसे आपने भी कहा था कि एक अटेम्प्ट और दे दो मैम, तो वो सोचते हुए मैं ये 5th अटेम्प्ट था मेरा मैम. और मैम लकीली मैम दिस ईयर आई सिक्योर्ड 663 रैंक मैम. तो जर्नी काफी लंबी रही है अंकित. यस मैम. जर्नी स्टार्ट होती है 2019-20 से. यस मैम. और जर्नी आके खत्म होती है 2025 में. यस मैम. 5 साल लगभग आपने जो है बहुत ही ज्यादा टफ मेहनत की. कुछ अप्स देखे, कुछ डाउन्स देखे, इंटरव्यू तक भी पहुंचे आप सेकेंड अटेम्प्ट तक. यस मैम. और उसके बाद में प्री नहीं निकलना. यस मैम. ये बहुत हर्ट करता है. इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि दोबारा से हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करें. राइट अंकित? यस मैम. तो अंकित, पहले तो मुझे ये बताओ कि वो जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मोटिवेशन आई कि नहीं फिर से प्री देना है, जब इंटरव्यू नहीं निकला और फिर से प्री देना है, वो मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैम मोटिवेशन नहीं मिलता है ना. ये अटेम्प्ट के लिए हमारे पास में रिक्विजिट नॉलेज है, हम पढ़ लेंगे 12 घंटे, बट मोटिवेशन नहीं आता है. तो वो मोटिवेशन कैसे आता था तुमको? यस मैम, जैसे कि जब मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया था सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, तो उसके कुछ दिनों बाद ही मेरा मार्क्स यूपीएससी पब्लिश कर दी थी मैम. तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा, इस सब्जेक्ट में कम हुआ तो मैं अगर मेहनत करूंगा अगर इस सब्जेक्ट में, तो वो मेरा मार्क्स बढ़ेगा तो मैं लिस्ट में घुस जाऊंगा मैम. तो ये सब देख के लगता है कि आदमी एक अटेम्प्ट और दे दे कि लिस्ट में आ ही जाएगा. लेकिन फिर उससे पहले मैम एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक पर्सनली मेरे लिए मैम प्रीलिम्स रहता है मैम, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी अनसर्टेन है मैम. तो उस जर्नी में मैम जब प्रीलिम्स अगर आप देते हो जाता है तो आप मेंस के लिए लग जाते हो, और अगर नहीं लगता है मैम, प्रीलिम्स नहीं निकलता है मैम, तो वो सबसे बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आपका नीचे चला जाता है मैम. तो मैम यही कहूँगा इस जर्नी में कॉन्फिडेंस तो बीच बीच में गिरेगा, पर एक वो जो होप होता है ना मैम, वो नहीं हिलने देना चाहिए. होप कि आप जिस पर्पज से आप स्टार्ट किए थे, क्योंकि मैम अगर आप फॉर एग्जांपल मैं फील्ड छोड़ने का सोच लिया था, अगर मैं छोड़ देता तो 100% चांस था कि मेरा नहीं होगा, और अगर मैं लगा रह गया तो कुछ परसेंट तो चांस है मैम कि हो जाएगा. और पूरा यूपीएससी में मुझसे कुछ परसेंटेज पे चलता है मैम. अगर आप सिलेक्शन भी देखोगे तो काफ़ी कम परसेंटेज लोगों का होता है मैम. तो यही सब मैम मेरा मोटिवेशन था मैम. और इसमें फैमिली वालों का भी काफ़ी मेन रोल रहता है मैम, क्योंकि वो आपको हमेशा से मोटिवेट करते रहते हैं कि आप तुम कर लोगे. तो वो एक माइंड में रहता है कि पेरेंट्स साथ में हैं. तो फिर मैम दोस्तों का भी, अगर आप पॉजिटिव दोस्तों के साथ में रहोगे तो वो भी आपको हमेशा मोटिवेट करते रहोगे. और रहा मैम टीचर्स का, तो मैम हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आपका जान रहे हैं कि वो आपको पढ़ाई में देख रहे हो कि आपका आंसर राइटिंग कैसा है तैयारी. तो वो आपको अगर गाइड करते रहेंगे तो मैम ये सबसे मैम आदमी सस्टेन कर जाता है मैम. एट द एंड ऑफ द डे मैम निकल ही जाता है मैम यूपीएससी.
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पर्पस ड्रिवन अगर हम रहे तो एंड गोल अचीव क्यों नहीं होगा, और वही अंकित के साथ हुआ। और बाकी मोटिवेशन फैमिली और फ्रेंड से, टीचर से आपको मिलता रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हाईलाइट की है अंकित, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। आपने एक बार इंटरव्यू तक इस स्टेज को क्वालिफाई किया, बट अगली बार आपका प्री नहीं निकल रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कि आपकी लर्निंग रही है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम स्टेज बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। तो आपकी जर्नी ऐसी रही है कि कभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे और कभी प्री नहीं निकल रहा है। तो बड़ा अच्छा होगा अगर आप ये बता पाओ कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी की जाए और क्या क्या चीजें हैं जो कि करनी चाहिए और क्या वो चीजें हैं विच वी मस्ट नॉट डू, कि भाई ये प्रीलिम्स के लिए आप अवॉइड करो, ये मेरे बिगेस्ट मिस्टेक रहे हैं जिससे कि प्री नहीं निकलता। तो ये आप कुछ बातें बताओ, कुछ पॉइंट्स बताओ कि क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैम इसमें मैम सबसे फर्स्ट थिंग मैम बोलना चाहूँगा मैम, जो मेरे साथ हुआ था, सीसेट को कभी लाइटली नहीं लेना मैम। तो क्योंकि मैम मेरा जो 23 वाला जो अटेम्प्ट था मैम, उसमें सीसेट की वजह से रह गया था। मुझे लग रहा था हर बार मेरा सीसेट निकल रहा है तो इस बार भी निकल ही जाएगा। पर मैम यूपीएससी के फील्ड में मैम आप जिस भी चीज को आप लाइटली लोगे वही चीज आपको बाहर कर देगा मैम। बिल्कुल सही बात। तो एक पहला चीज वो मैम, और सीसेट आप क्यों नहीं IIT से क्यों नहीं आए हो, कितना ही कैट वगैरह क्यों नहीं आप दिए हो मैम, इसमें आपको मैथ्स को आप मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि मैम आप IIT या फिर कोई भी किए हुए आप एक टाइम में 4-5-6 साल पहले वो आप किए हुए रहते हैं मैम। तो अब लेकिन इस टाइम पे आके मैम आप GS वगैरह फोकस करते हो तो वो प्रैक्टिस छूटा हुआ रहता है। और आप प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा मैम, कितना भी हो जाए मैम, सीसेट प्रैक्टिस का है मैम, तो वो प्रैक्टिस कंटिन्यूटी रहना चाहिए मैम। क्योंकि अगर आप ठीक है मैम आप GS को प्रायोरिटी दो मैम, तो वो तो मैम मेजर चीज़ है क्योंकि वो मेन क्वालिफाइंग है मैम। तो लेकिन इसको भी लाइटली नहीं लेना, इसको भी एक डेडिकेटेड टाइम आपको देना चाहिए कि आप इतना क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं या उसका टेस्ट दे रहे हो। क्योंकि मुझे देखता हूँ मैम लोग टेस्ट सीरीज मैम GS का देते हैं पेपर 1 और सीसेट में चले जाते हैं मैम, तो वो लाइटली लेना मैम डेंजरस हो जाता है। इस फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राइट? यस मैम। तो पहला चीज तो मैम ये सीसेट की बोलूंगा मैम। और मैम सेकंड चीज मैम मैं GS पे बोलूंगा कि मैम जैसे कि GS में मैम लोग जैसे कि इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का वेटेज रहता है मैम। तो लोग इसमें मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, करंट अफेयर के पीछे भागते रहते हैं कि ये करंट अफेयर वो करंट अफेयर। लेकिन मैम करंट स्टैटिक का पोर्सन मैम इसमें 70-75% रहता है मैम, और रेस्ट रहता है करंट अफेयर का। और मैम जो करंट अफेयर का भी जो क्वेश्चन आता है वो आपका स्टैटिक से लिंक करके देता है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब आउट ऑफ द ब्लू आता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन काफी क्वेश्चन आपका स्टैटिक से लिंक रहता है मैम। तो इसीलिए मैम प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको स्टैटिक को मैम, क्योंकि स्टैटिक में मैम कुछ क्वेश्चन जितना उसमें अगर आप एनर्जी दोगे आप तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में फायदा है मैम। क्योंकि अगर उसमें आप 20 टॉपिक पढ़ोगे तो श्योर शॉर्ट है कि 3-4 टॉपिक आ ही जाएगा। और मैम करंट अफेयर में अगर आप 100 टॉपिक पढ़ोगे तो मैम 1 या 2 भी आए ये मतलब कहना मुश्किल है मैम, क्योंकि करंट अफेयर इज अ वेरी वास्ट मैम। तो ये चीज ध्यान रखते हुए स्टूडेंट को मैम पहले स्टैटिक को फोकस करना चाहिए। और मैम स्टैटिक में भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैम पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो उस बेसिस पे आपको तैयारी करना चाहिए मैम। ये मैम चीज है। और मैम स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों का इकोनॉमिक्स बढ़िया है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो मैम अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले जो कंसेप्ट जो उसमें आपको वीक है उस पर आप ज्यादा टाइम दो मैम। क्योंकि जो सही है वो तो एग्जाम में आपका अगर आएगा तो आप हो ही जाएगा मैम, लेकिन अगर वीक है, अगर वो हल्का से भी टफ देगा तो आप वो प्रॉब्लम है मैम। तो इस ऑर्डर से मैम स्टूडेंट को करना चाहिए मैम। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अंकित ने बताई सीसेट, स्टैटिक पोर्शन प्रीलिम्स के लिए। और जो वीक एरियाज हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वीक एरियाज को छोड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा बैकलैश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अंकित ने हाईलाइट की। अब अंकित चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में जैसे देख रहे हो आपका इस बार काफी स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में भी और इंटरव्यू में भी और एवरेज भी आपका स्कोर काफी इंप्रूव हुआ। तो पीछे कुछ गलतियां तो जरूर हुई जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया, बट आपके लर्निंग्स भी रहे और उससे आपने सीखा। और इस बार मेंस में आपका जो है स्कोर काफी इंप्रूव हुआ। तो अंकित मेंस की बात करते हैं। इस बार आपने मेंस में क्या अलग स्ट्रैटेजी की? पहले हम स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। इस बार आपकी स्ट्रैटेजी अलग कैसे थी जिससे कि बाकी बच्चों को हेल्प मिले कि मेंस में क्या करना चाहिए जिससे कि मेंस क्लियर हो जाए? यस मैम। जैसे कि इस मेंस से पहले मैंने 2 बार मेंस दिया था मैम, तो उसमें उतना मार्क्स में उतना इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था मैम। तो मैम उसमें मैम गलती क्या करता था मैम, मैं सोचता था कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल पीटी मेंस के बीच में मैम 3 महीना के अराउंड गैप रहता है मैम, 3-3.5 महीना। तो मैम ये टारगेट लेता था इससे पहले मैम कि पहले मैम 1.5 महीना 2 महीना में
पढ़ लूंगा उसके बाद आंसर लिखना शुरू करूंगा मैम। तो ये मेरा मिस्टेक होता था, क्योंकि मैम लेकिन इस बार मैंने क्या चेंज किया कि मैम कितना भी आप पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर लिखना है मैम, और वो भी 8 मिनट में क्वालिटी आंसर लिखना पड़ेगा, जिसमें कि कंटेंट भी होना चाहिए और क्वालिटी भी मैम। तो मैम इस बार मैंने वही टारगेट किया कि मैम जितना मैम अगर दिन भर में मैं पढ़ूंगा तो मैं 4-5 आंसर डेली जरूर लिखूंगा मैम, क्योंकि आप कितना भी पढ़ते रहो मैम वो कभी खत्म ही नहीं होगा मैम। और लास्ट टाइम पे मैम आप अगर आप टारगेट रखे हो कि आखिरी का 15-20 दिन ही सिर्फ आंसर राइटिंग करोगे तो उससे उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा जितना आप कंटिन्यू 2-3 महीना से कर रहे हो। तो मैम पहला तो मैम ये सबसे बड़ा चीज रखा था। मैं इस बार मैम कंटिन्यू मैम ऑन द डेली बेसिस मैम डेली 4-5 आंसर लिखता था, बोला कुछ दिन स्किप भी होता था मैम, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी मेंटेन था मैम। तो इस वजह से मुझे एक आंसर लिखने राइटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया था मैम। तो ये मैम वन ऑफ द मेजर चेंज मैंने इस बार किया था। और बाकी रहा सवाल मैम प्रिपरेशन का, तो मैम प्रिपरेशन तो मैम जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मेरा मैम ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैंने इस वही सारे स्टैटिक पे जो है सारे सिलेबस वाइज मैंने सारा टॉपिक कवर किया मैम वो चीज़, उसके बाद मैंने उसके पैरेलली आंसर राइटिंग किया था मैम। तो ये मेरा मैम सारा स्ट्रैटेजी था ये चीज का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंकित ने हाईलाइट की है, जैसे कि अंकित ने बोला आंसर राइटिंग। तो बच्चे की मिस्टेक करते हैं कि आंसर्स नहीं लिखते हैं, कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमारे पास लिमिटेड स्पेस है मेंस में। 2 ही शीट्स हैं 10 मार्कर के लिए, 3 ही शीट्स है 15 मार्कर के लिए। तो लिमिटेड स्पेस में कैसे कंक्रीट और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जाए, उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। तो अंकित ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अंकित हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात की, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपने मेंस लिखे हैं और आपने क्लियर किया ज्योग्राफी ऑप्शनल से। अब हम थोड़ा ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपने इस बार क्या ऐसा अलग किया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके मार्क्स बढ़े? दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके मिथ्स भी बहुत हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से मार्क्स नहीं आते और कम मार्क्स आते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि ये ट्रू है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपको लगा कि ज्योग्राफी का एडवांटेज है जीएस में, क्योंकि जीएस में काफी पोर्शन ज्योग्राफी से भी आता है। तो इसके बारे में अंकित आप थोड़ा बताओ। बस मैम जैसे कि मैम इस बार मेरा लास्ट टाइम से मैम अराउंड 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है मैम। दिस ईयर आई गॉट 264 मार्क्स मैम, और लास्ट ईयर अराउंड 234 मार्क्स था मैम मेरा, तो अराउंड 30 मार्क्स मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है मैम। तो मैम इस बार मेरा मेन जो बढ़ने का रीजन है मैम प्रिपरेशन तो मैम ऑलमोस्ट मैम स्टैटिक का वही था जैसा लास्ट टाइम भी किया था, मैंने वही नोट्स रिवाइज किया था मैम और जो सारे सिलेबस के टॉपिक पढ़ा था मैम। इस बार मैंने कोशिश किया कि मैम वैल्यू एडिशन करने का मैम, क्योंकि मैम इससे पहले हो सकता था मैम मैं एज कुछ आंसर जनरल आंसर लिखता था, पर इस बार मैम एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि मैम ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है तो कुछ तो ऑप्शनल का थ्योरीज वगैरह उसमें इंटीग्रेट करना होगा मैम मुझे करने के लिए। तो मैंने इसलिए इस बार मैंने जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 2 में मैं कोशिश कर रहा था कि कोई भी अगर मैं आंसर लिखूं तो उसको मैं पेपर 1 के थ्योरीज के साथ लिंक करूं। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन का मैम इस बार भी क्वेश्चन था मैम, तो मैम उससे मैं लिंक करना चाहा रेमस्टीन का थ्योरी के साथ मैम, स्ट्रीम वाला मैम। तो उस टाइप से मैं हर क्वेश्चन में करना चाहा मैम लिंक करने का। तो इसके लिए मैम मैं इससे पहले जब मैं टेस्ट सीरीज जब दे रहा था, इसका टेस्ट मैम लिख रहा था, तो उसमें ही मैं इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैम आप जितना उस समय पहले प्रैक्टिस करोगे मैम मेन एग्जाम में उससे थोड़ा कम ही होगा मैम, उससे थोड़ा। तो मैम इस बार वही वो प्रैक्टिस किया मैम, और इस बार मैम जितना हो सका मैम जिस भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था वो मैं कोशिश किया मैंने कि हाँ कि वो कर पाऊँ मैम। तो टू सम एक्सटेंट मैं सक्सेसफुल भी रहा मैम। तो आई थिंक मैम दैट वाज द वन रीजन कि मेरा 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है इस बार मैम। वेरी नाइस। तो अंकित ने बात करी इंटरलिंकेजेस की, तो जैसे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस भी तो इंटरलिंक्ड आते हैं अंकित, जैसे कि अगर माइग्रेशन थीम आपने बोला तो माइग्रेशन जो है वो सेटलमेंट्स के साथ इंटरलिंक पूछ लेते हैं, आरडीपी है तो आरडीपी को एग्रीकल्चर के साथ इंटरलिंक करके पूछ लेते हैं ऑप्शनल में। तो इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ पढ़ना भी है आई थिंक। तो आज की डेट में हम वैसे नहीं पढ़ सकते जैसे पहले पढ़ते थे, आज हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो इंटरलिंक करके हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंटरलिंक करने से क्या होगा, हमारे मार्क्स ऑन एन एवरेज बढ़ जाएंगे और हर क्वेश्चन में हमारा एक अलग सा डायमेंशन, अलग पॉइंट आएगा जो कि शायद हो सकता है बाकी बच्चों ने नहीं सोचा। मल्टीपल डायमेंशन से लिंक करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंकित आपने कुछ प्रोग्राम भी किया, कुछ आपको बेनिफिट मिला, कुछ आपने इस तरीके से किया कि जिससे आपके मार्क्स बढ़े, कहीं आपने सीखा कि इंटरलिंकेजेस हो ज्योग्राफी ऑप्शन में, इस तरीके से आपको कुछ हेल्प मिली? मैम ऑलमोस्ट सारा चीज़ तो मैं प्रिपेयर मैम लास्ट मेंस के जैसा ही मैंने किया था, बस इस बार मैंने मैम वो 300+ का एनरिचमेंट प्रोग्राम मैम ऐड किया था मैम सुनिया इस वाला मैम, जिसमें कि मैम वो वैल्यू एडिशन हर एक टॉपिक का मैम मॉडल आंसर रहता था, और उसमें मैम इंटरलिंकिंग का कैसे आप एक
टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हो। तो एक मैंने ये किया था मैम, और उसी से रिलेटेड मैं आंसर राइटिंग किया था मैम, उसको माइंड में रखते हुए मैम कि कैसे थिंकर्स का नाम या फिर किसी थ्योरीज का नाम मैम ऐड करना है मैम। तो ये मैंने कोशिश किया था मैम इस बार करने का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्ड बाय अंकित, थिंकर्स। Yes, थिंकर्स पे भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि थिंकर्स से बच्चे जो हैं उनको थोड़ा डर लगता है कि मैम थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, पर्सपेक्टिव्स पढ़ना पड़ेगा। Yes, ma'am. अंकित ये बताओ पहले, पर्सपेक्टिव्स का कितना वेटेज है ज्योग्राफी ऑप्शनल में? मैम एज पर्टिकुलर मैम एक दो क्वेश्चन तो मैम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार भी आया था मैम कि बिहेवियरिज्म का मैम क्रिटिसिज्म करके वो आया था मैम। तो एक तो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैम रहेगा मैम, एक दो क्वेश्चन। और उसके अलावा मैम उसमें जो जितना भी थिंकर्स वगैरह जो थ्योरीज वगैरह रहते हैं, तो उसको मैम हम लोग दूसरे टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में जिसने दिया था, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज में क्यों हो रहा है, तो उसका भी मैम यहाँ पे लिंक किया जा सकता है। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है मैम कि कैसे क्या लिंक होता है, पर मैम ओवरव्यू यही है कि मैम उधर का लिंक किया जा सकता है। और अगर आप ये थिंकर्स का मल्टीपल टॉपिक्स में अगर आप ऐड करोगे मैम बेनिफिशियली, मैम इवैल्यूएटर आपको मैम एक्स्ट्रा मार्क्स अवार्ड करेगा मैम, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं मैम। क्योंकि ये एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल मैम आपको ज्योग्राफी का कीवर्ड्स वगैरह दिखना चाहिए पेपर में, वरना मैम क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन अगर पेपर 2 का आप देखोगे तो वो सेम जीएस जैसा रहता है, और अगर आप जीएस जैसा ही आंसर लिख दोगे तो फॉर मार्क्स मैम नहीं देगा मैम, जीएस जैसा ही देगा मैम। तो इसलिए मैम तो ये सब फायदे हैं मैम थिंकर्स वगैरह का। तो अंकित जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं एक सिंप्लीफाइड मैनर में कि हम थिंकर्स जो है किसी भी आंसर में लगा सकते हैं, थॉट्स के कंसेप्ट और थॉट्स नहीं छोड़ सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि थिंकर्स और थॉट्स तो नहीं छोड़ना है। एग्जांपल के लिए पॉसिबिलिज्म हम पढ़ते हैं, अगर हम बिडारी की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज, सी सरफेस टेम्परेचर्स एक्सेट्रा, कोरल ब्लीचिंग तो हम ये यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटलिज्म, ओरियोडियल तो हम इनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइक दैट। और थिंकर्स हम ग्रीक्स, रोमन्स सब जो है हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए आई थिंक कि आप ये कहना चाह रहे हो कि थिंकर्स, थॉट्स, पर्सपेक्टिव यूनिट अपने आप में अगर कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आए तो एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की, वो ऐसी होनी चाहिए कि थॉट्स तो हम अच्छे से करेंगे, राइट? यस। अच्छा, एक और बात है अंकित, पेपर 2 को लेकर के बच्चे डरते हैं कि मैम नंबर कम आते हैं। तो एक बात आपने हाईलाइट की कि थिंकर्स ऐड करने से मार्क्स बढ़ते हैं, और पेपर 2 में क्या किया जाए कि जिससे मार्क्स बढ़े? मैम एक तो मैम उसमें मैम एक तो मैपिंग तो आपको मैम ऐड करना ही होगा, फॉर एग्जांपल हर एक अगर किसी भी टॉपिक आ रहा है मैम। और दूसरा मैम एज अ केस स्टडी मैम, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी कोई भी इनिशिएटिव लिया गया हो, कोई भी प्रोग्राम हुआ है जो क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए स्टेट स्पेसिफिक या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आप मैम एज अ केस स्टडी अगर आप उसमें क्योंकि मैंने कोशिश किया मैम इस बार करने के लिए, तो अगर वो आप ऐड करते हो मैम तो उससे डेफिनेटली मैम एक वैल्यू एडिशन भी होता है पेपर में, तो उससे भी मार्क्स मैम इनरिच होता है मैम। क्योंकि इससे पहले मेरा मेंस में जो फर्स्ट मेंस मैंने दिया था उसमें मैम पेपर 2 में मैम माय स्कोर वाज 84 मैम, व्हिच वाज दैट्स व्हाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। उस बाकी पेपर में डिसेंट मार्क्स था, और वो मुझे पता भी नहीं चला, बस जीएस जैसा मैं कंप्लीट आंसर लिखते चला गया मैम। तो दैट वाज द रीजन। तो मैम वही होता है, अगर आप ये मैपिंग वगैरह और अगर आप केस स्टडी, अगर आप किसी टॉपिक रेलेवेंट केस स्टडी अगर आप दोगे विद डेटा के साथ मैम, डेफिनेटली मैम आपको मैम एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होगा मैम। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अंकित ने, केस स्टडीज और डेटा। अगर हम पेपर 2 में केस स्टडीज नहीं डालते, थिंकर्स नहीं डालते, तो जीएस के जैसे हमारा पेपर 2 के आंसर्स लगने लगते हैं। तो उसी वजह से भी अंकित आपके काफी मार्क्स में हाइक हुआ लगता है। एक और क्वेश्चन जो अंकित मैंने आपसे पूछा था कि ज्योग्राफी का जो एक मिथ है कि नंबर नहीं आते, आपको लगता है क्या ये ठीक है या ये गलत है? और दूसरा, जीएस में इसकी कैसे एप्लीकेबिलिटी? आपको लगता है ज्योग्राफी इज एन एडवांटेज, ये सब्जेक्ट टू बी टेकन इन ऑप्शनल, आपको लगता है इसका एडवांटेज होता है जीएस में? मैम जैसे कि जीएस 1 में तो मैम इसका वेटेज ज्योग्राफी का है ही मैम। और दूसरा मैम अगर जैसे कि ज्योग्राफी में एनवायरमेंट्स का टॉपिक जो है मैम, वो आपको जीएस 3 वगैरह में भी हेल्प करेंगे मैम। जीएस 3 में भी एनवायरमेंट का इनिशिएटिव का वो एक तो वो हेल्प होता है मैम। और तो डेफिनेटली मैम एडवांटेज तो है ही मैम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वो है, क्योंकि आपको मैम और भी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें मैम, वो तो आप जीएस वाले स्टूडेंट भी पढ़ेंगे ही मैम। तो मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा तो मैम है ही। और दूसरा मैम कि ज्योग्राफी में से मार्क्स नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे,
मैम पता नहीं, मुझे तो लगता है मैम अगर निकलना होगा किसी भी सब्जेक्ट से आपका निकल जाएगा, और नहीं निकलना होगा तो किसी भी सब्जेक्ट से नहीं निकलेगा मैम। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली अंकित आपने, क्योंकि निकलना है तो कोई भी ऑप्शन से निकल जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन से बच्चे का नहीं निकलेगा? आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आई थिंक उस ऑप्शन से। वेरी ट्रू। और जीएस में जैसे हम देखें तो अंकित ने बताया तो काफी ओवरलैप है जीएस 1 में पर्टिकुलरली। जीएस 2 में भी हम देखें तो अंकित पॉलिटिकल थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं इंटरलिंकेजेस हैं। तो आईआर के क्वेश्चंस में आई थिंक वो थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, रिमलैंड और ये सब पढ़ने वाला, थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और एक एंगल, ये मैपिंग वाला ज्योग्राफी हो जाता जितना है। मैपिंग प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे आपका फ्लो में आपका जीएस में बनेगा मैम। और जीएस 3 में एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का तो डेफिनेटली है ही है, तो ये वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है आई थिंक। बट अगर हम एसएस देखें अंकित तो कोई ना कोई थीम ओवरलैपिंग ज्योग्राफी से आ जाती है, जैसे इस साल डेजर्टिफिकेशन की थी, तो वो भी आई थिंक एक कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज देता है आपको, क्योंकि आप ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऐड कर पाते हैं। हाँ मैम, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपका एक नॉलेज बेस में तो मैम एनहांसमेंट होता ही है। और अगर आपका नॉलेज बेस अगर एनहांस हो गया है मैम, तो अब जो भी सब्जेक्ट में आए उस सब्जेक्ट के जी सब पेपर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मोल्ड करके लिख सकते हो मैम। ये एक एडवांटेज है, ये बहुत ही बड़ी बात है ज्योग्राफी से रिलेटेड कि इससे आप काफी सारे डायमेंशन जनरेट कर देते हो, जो कि काफी विर्थ है हमारे जो सिलेबस में है। तो वो हम मल्टी डायमेंशनल चीजें पढ़ते हैं तो आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वेरी नाइस अंकित। अंकित आपने और क्या कोर्स किए शून्य आईएएस में जिससे आपको हेल्प मिली, कुछ बेनिफिट मिला हो आपके प्रिपरेशन में? मैम एक तो मैम डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम मैम चलता था मैम लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें कि आप डेली हाफ लेंथ आगे टेस्ट लिख सकते हो और उसके बाद डिस्कशन होता था मैम। तो ये मैम मैंने 22 में ट्राई किया था मैम, क्योंकि मैम मेरा पीटी नहीं निकला था तो मुझे 1 साल मिल गया था प्रिपरेशन के लिए, और मुझे आंसर राइटिंग करना था मैम। और एज ए लाइब्रेरी तो इससे लगता है कि आपको पूरे साल हेल्प मिल गई आंसर्स लिखने में, और फिर वो बाद में आपको शाइन कर पाए आपके मार्क्स थोड़े। हाँ यस मैम, क्योंकि मैम अगर आप खुद से लिखते हो लाइब्रेरी में, फॉर एग्जांपल फॉर मी मैम पर्सनली मैम, रूम में लिखना वाज चैलेंजिंग फॉर मी मैम, कि रूम पे लिखना, रिव्यू भी कैसे करेगा, रिव्यू भी नहीं करे और आप 10 मिनट 15 मिनट में उठ जाओगे मैम। और एज ए सेंटर पे आके लिखने का एडवांटेज ये होता है कि आप मतलब कंटिन्यू आप एक रूटीन डिसिप्लिन बन जाता है मैम। तो वो आके मैम करता था मैम वो वाला। और उसके बाद क्या होता था, अगर आप पेपर तुरंत में लिख दो उसके बाद तुरंत अगर डिस्कशन हो जाता था, फ्लो में ही मैम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसके जस्ट बाद डिस्कशन नहीं करोगे तो वो पेंडिंग होते चला जाता है मैम, तो एक बार करना टफ हो जाता है मैम। तो इस वजह से मुझे आंसर राइटिंग में मुझे फायदा हुआ था मैम। ओके यस मैम। और भी कुछ आपने किया यहाँ पर शून्य आईएएस में, और कोई प्रोग्राम्स में इनरोल किया जिससे आपको बेनिफिट मिला, हेल्प मिली? यस मैम, बाकी मैम एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैम था मैम, जिसमें आपने गाइड किया था मैम, एक वो किया था मैम मैंने। ओके सो अंकित को बेनिफिट मिला ज्योग्राफी 300 प्रोग्राम से, और जो कि जीएस के आंसर राइटिंग करवाते थे उससे भी बेनिफिट मिला। उससे क्या बेनिफिट मिला अंकित को? बेसिकली दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूटी इन आंसर राइटिंग। सो एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई प्रोग्राम ज्वाइन भी कर रहे हैं तो हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, हम कोई भी प्रोग्राम अगर ज्वाइन करते हैं तो उससे बेनिफिट की जगह वो बैकलैश भी हो सकता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरे जो है पेन पॉइंट्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं लैक कर रहा हूँ, और वही प्रोग्राम या फिर वही आपको इनिशिएटिव करने से आई थिंक हेल्प मिलती है, वहीं से आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। सो अंकित, अब आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोलो जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे, किसी भी स्टेज में है, कहीं पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको एक मैसेज दो कि कैसे तैयारी में लगे रहे, कुछ मोटिवेशन आप बातें करो जिससे कि बाकी बच्चों में भी जो है एंथुसियाज्म बना रहा है इस तैयारी के लिए। यस मैम, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मैम, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारा सेटबैक वगैरह चैलेंजेस के साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ता है मैम, कि आप तो इसमें एक चीज याद रखना है कि आप जिस प्रॉब्लम में अगर आप फेस कर रहे हो, सभी लोग कोई ना कोई डिफरेंट फॉर्म का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और हो सकता है आपसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन वो लोग भी अगर वो लगे रहोगे आप तो वो लोग निकाल लेंगे, क्योंकि उनमें वो है डेडिकेशन वो वाला। तो ये कभी नहीं सोचना है कि आपके साथ ही क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, वो सभी के साथ सभी डिफरेंट चैलेंजेस में है। कोई फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ कर रहे हैं, कोई कुछ हेल्थ के साथ चैलेंजेस के साथ, सभी लोग मैम लगे हुए हैं मैम ऊंची करने के लिए। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि सर आपके साथ ये हो रहा है, सेटबैक हो रहा है, आप 1 मार्क्स से पीटी मिस कर रहे हो, 1 मार्क्स से मेंस, वो सभी कोई ना कोई लोग को फेस कर रहा है वो, और जो लगा रह रहा है वही लोग निकाल ले रहा है वो। तो ये माइंड में रखना जरूरी है मैम, बस ये कहना चाहूंगा मैम। ये बहुत ही अच्छी बात बोली अंकित ने कि 1 नंबर से पीटी भी रह गया। बहुत डिमोरलाइज होते हैं बच्चे कई बार, ठीक है, इंटरव्यू से वापस आते हैं, कई बच्चे इंटरव्यू
इंटरव्यू से वापस आए होंगे इस Yes, बार, तो डीमोरलाइज नहीं होना है बच्चों, Yes, ma'am. और लगे रहना इस तैयारी में। पता नहीं कि वो कौन सा साल है जबकि हमारा नाम आ जाए, Yes, ma'am, exactly. तो मेनली बात ये है, लगे रहने से ही जीत होती है Yes, हासिल। ma'am. तो वो अंकित उसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, आई Yes, थिंक। ma'am. सो अंकित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट Shunday Heights today, Thank you so and much, we ma'am. congratulate you again and ma'am. for your journey ahead as a civil servant. Yes, Thank you, ma'am. Ankit. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much.